सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और ये जो वीडियो पे वॉल पर मैसेज है ये बड़ा शानदार है। मैसेज है, धाकड़ शतकों का टाइम चल रहा है। अब ये जो धाकड़ शतक है ये क्यों लग रहे हैं, इनका एशिया कप से क्या कनेक्शन है, किस तरह से खिलाड़ी हर संभव कोशिश कर रहा है कि स्क्वाड में तो आ गए लेकिन प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए एशिया कप के, ये सब कुछ इसी शो में डिस्कस करेंगे। पेज थोड़ा सा फंस गया है, हालांकि जो शतक लगाए गए हैं वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उस तरह से उतने बड़े टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन वो कंफ्यूजन तो क्रिएट करेंगे जब कप्तान और कोच बैठेंगे प्लेइंग 11 चुनने के लिए। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि आखिर ये शतक लगे कहां हैं, उसके बाद कुणाल से बातचीत भी करेंगे। एशिया कप के प्लेइंग 11 को लेकर पेज फंसा है, अपडेट दिखा दीजिए क्योंकि हम उसको जोड़कर देख रहे हैं इस शतक से। रिंकू सिंह के बाद अब संजू सैमसन ने धाकड़ शतक लगा दिया है। केरल क्रिकेट लीग में संजू सैमसन का यह ताबड़तोड़ शतक लगा है। कोल्लम सेलर्स के खिलाफ 42 गेंद पर उन्होंने शतक ठोक दिया और इस शतक में 13 चौके और 5 छक्के शामिल थे। यानी 42 रन तो हो गए सीधे सीधे, 52 रन हो गए सब बल्कि कहा जाए चौकों से, और 30 रन हो गए छक्के से, यानी 82 रन उन्होंने बना दिए सिर्फ बाउंड्रीज से। यह दिखाता है कि किस तरीके से पिछले दिनों के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके बाद जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एशिया कप के प्लेइंग 11 में हो सकता है संजू को जगह ना मिल पाए, उन्होंने अपनी तरफ से अपना मैसेज दे दिया है कि मेरी क्या खासियत है, मैं किस तरह की बल्लेबाजी इस फॉर्मेट में कर सकता हूं। वैसे तो कुणाल, जैसा मैंने कहा, भाई एशिया कप है और केरल क्रिकेट लीग है, लेकिन एक खिलाड़ी जो 3 शतक एज एन ओपनर लगा चुका है एक कैलेंडर ईयर में, और बड़ा श्योर शॉट सिलेक्शन माना जा रहा था कि भाई वो खेलेगा, बतौर ओपनर खेलेगा। अचानक परिस्थितियां बदलती हैं। अब दिक्कत यह आती है कि उसकी प्लेइंग 11 में जगह बनती नहीं दिखती, क्योंकि जब आप उसको बैटिंग ऑर्डर उसका हटाते हैं तो फिर आपको लगता है यार उससे अच्छा तो हम जितेश शर्मा को खिला लें जो और ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी निचले क्रम में कर सकते हैं। अब ऐसे में कोई भी खिलाड़ी क्या कर सकता है, वो यही कर सकता है कि साहब वो मैसेज तो दे कम से कम कि नहीं, आप हमें रिजेक्ट मत करिए, ये देखिए ये मेरी बल्लेबाजी का अंदाज है, मैं जिस भी मैदान में उतरूंगा ऐसे ही बल्लेबाजी करूंगा। उन्होंने अपना काम पूरा किया है। बिल्कुल जी, और जब पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे तो उस पर भी नजर गई थी। वहां पर वो नंबर 5-6 पे खेले थे, यहां पर वो दोबारा से ओपनिंग के उस तरीके से जो रन बनाए हैं यहां पर, तो ये चीज है कि भाई अब आप क्या करोगे। अब संजू सैमसन के साथ जो है उन्होंने एक अच्छी टेंशन दे दी है। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये टेंशन जो होती है वो अच्छी होती है कि आपके पास विकल्प होते हैं कि अगर कोई उस तरीके से ना चल पाए तो भाई आपको क्या करना है। अब आपके पास विकल्प है कि संजू सैमसन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि इसका एक सॉल्यूशन जो है, पॉसिबल सॉल्यूशन, संजू सैमसन ने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं किया है। अभी 2 दिन पहले उनकी वाइफ ने एक फोटोग्राफ भी डाली थी कि वो 21 तारीख को जो है, 21 या 22 तारीख को जो है वो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल के बेड पे थे, और उसके बाद उसी रात को उन्होंने मुकाबला भी वहां पर खेला। वो भी ऐसे ही KCL का मैच था। हालांकि उस मैच में वो खास नहीं कर पाए थे, मगर अब यहां पर उन्होंने शतक लगाकर दिखा दिया कि भाई आई एम फिट एंड फाइन, कोई भी ऐसी चिंता के विषय नहीं है। अब इससे ज्यादा एक खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता। सुनील गावस्कर साहब ने एक पॉसिबल सॉल्यूशन सुझाया था जो ठीक भी है। वो खुद ओपनर रहे, दिग्गज ओपनर रहे। उन्होंने कहा कि जो ओपन कर सकता है ना, वो नंबर 4 पर खेल सकता है, 5 पर भी खेल सकता है, 3 पर भी खेल सकता है। अगर वो नई बॉल फेस कर सकता है तो फिर वो पुरानी गेंद का भी जो है सही इस्तेमाल कर सकता है। और जिस किस्म की फॉर्म में संजू सैमसन है, आप नहीं चाहोगे कि आप उनको 11 से बाहर करो, आप उनको 11 में किसी तरह एडजस्ट करो। अब अगर वहां पर वो ना चल पाए, अगर वो फिनिशर की भूमिका ना निभा पाए 1-2 मैचेस के अंदर, तब आप वो कॉल ले सकते हो। मगर जिस किस्म की फॉर्म में चल रहे हैं, जो प्रॉमिस आपने उनको किया है, जो जिस प्रॉमिस पे उन्होंने डिलीवर किया है, मुझे नहीं लगता उनको 11 से बाहर किया जाएगा या किया जाना चाहिए। उनका रोल जरूर बदल दिया जाएगा, और इस चीज़ के लिए तो अब हर एक को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो लिबर्टी जो है वो कुछ ही बल्लेबाजों को मिलेगी कि भाई अब उनका रोल जो है ना वो तय होगा। जब कप्तान का रोल खुद तय नहीं है, जब कप्तान नंबर 3 से 4 पर आ जाता है टीम हित के अंदर, जब रोहित शर्मा ने ये एग्जाम्पल सेट किया कि भाई मैं तेजी से खेलूंगा, मैं अपने 100 सेक्रीफाइस करूंगा, तो फिर किसी के लिए भी क्या ही बचता है उसके अंदर। वो जहां पर भी मौका मिल रहा है, 11 में मौका मिल रहा है, आप खेलो, अपना स्किल दिखाओ। वैसे भी T20 फॉर्मेट है, इसके अंदर क्या ओपनर और क्या ही नंबर 5 का। आपको अपने स्किल से रन बटोरने, जहां भी मौका मिले और जितनी जल्दी आप रन बटोर सको, वही काम आपको करना है, ऊपर भी नीचे भी।
बिल्कुल, और कुछ ऐसी ही कहानी रोल बदलने की रिंकू सिंह के साथ भी है कुणाल, क्योंकि रिंकू सिंह जब आए इस फॉर्मेट में उन्होंने अपनी एक यूएसपी बनाई कि वो 5 गेंद पर अगर 4 छक्के लगाने होंगे तो वो लगा देंगे, या अगर एक ओवर में 25 से 30 रन के बीच का भी कोई लक्ष्य होगा, अगर वो क्रीज पर हैं तो उनके चेहरे पर आपको कोई तनाव नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे जरूरतें बदली, जिसका जिक्र आपने भी किया कि भाई कप्तान ने जब अपनी पोजीशन ही छोड़ दी तो वैसे ही जरूरतें बदली, तो यहां पर ये हो गया कि अगर बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हो, फिर यहां पर शिवम दुबे उनसे आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। रिंकू ने जो शतक लगाया था उसकी भी आपको अपडेट बता देते हैं, उसके बाद उस पर भी बातचीत कर लेंगे। रिंकू सिंह ने हाल ही में जड़ा था तूफानी शतक, 225 की स्ट्राइक रेट से 48 गेंद में उन्होंने नॉट आउट 108 रन बनाए थे। यह कहानी है यूपी T20 लीग में मेरठ मैवरिक्स के खिलाफ उनकी पारी की। एशिया कप की प्लेइंग 11 में इसी के साथ उन्होंने भी, जिस तरह से संजू सैमसन की हम बात कर रहे थे, वैसे ही उन्होंने भी अपना दावा ठोक दिया है। अगर T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात की जाए तो अभी तक उन्होंने 33 यानी 33 मैच खेले हैं और कुल 546 रन बनाए हैं। सेम गोज विद रिंकू सिंह कुणाल, क्योंकि जो संजू सैमसन की कहानी है, एक समय बिल्कुल लगता था कि सीमेंटेड प्लेस है, इस फॉर्मेट में बड़ी अच्छी तरीके से अपने आप को ढाल चुके हैं, कुछ वैसी ही कहानी रिंकू सिंह की भी है। लगता था कि नहीं, रिंकू सिंह अब कम से कम शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में आपको हमेशा दिखाई देंगे, लेकिन वो आईपीएल में उनका रोल गौतम गंभीर ने बदला और फिर वहां से जो उनके साथ उनके करियर में उठापटक शुरू हुई और फिर जिस तरीके से कुछ एक मौके भी उनसे मिस हो गए, और अब शायद अगर प्लेइंग 11 में उनको दावा ठोकना है तो इस तरह की पारियों के साथ साथ वो जो 1 ओवर 2 ओवर गेंदबाजी, हालांकि उन्होंने बीच में कुछ मैचेस में की है, वहां थोड़ा और बेहतर प्रूव करना होगा, वरना शिवम दुबे आपको बाजी मारते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल जी, और रिंकू सिंह की प्रॉब्लम वही फंसती है कि अगर आप ऊपर से तो आप चला ले तो ऐसे बल्लेबाज जो सिर्फ बल्लेबाजी करें, जो प्योर बैट्समैन हो, मगर जब आप लोअर मिडिल डाउन ऑर्डर में आते हो, मिडिल ऑर्डर में आते हो, तो आपको ऐसे कुछ नाम मिल भी जा रहे हैं, आपके पास उपलब्ध भी हैं ऐसे प्लेयर्स जो कि गेंदबाजी भी कर लें, बल्लेबाजी भी कर लें, ताकि आपको 6-7 ऑप्शंस जो है ना आपके पास गेंदबाजी में हों। तो इसलिए आप वहाँ पर ऑलराउंडर्स का ज़्यादा रोल देख रहे हो, और इसीलिए रिंकू सिंह की जो पोजीशन वो नीचे खिसकती गई, जो आईपीएल में जिसका आपने जिक्र भी किया, और उसके बाद जो है इस तरीके के हालात हैं। मगर उन्होंने भी अपना वो भी वही कर सकते हैं जो एक बल्लेबाज कर सकता है, कि उन्होंने अपनी उपयोगिता दिखाई है कि भाई मैं कितना विस्फोटक हूँ, मैं आपको लेफ्ट हैंडर का एक ऑप्शन भी देता हूँ, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी, कुछ पॉजिटिव्स भी उनके साथ हैं, इसीलिए वो टीम में है। हाँ, कुछ चीज़ें पे उन्हें काम करना है, जैसे कि अपनी गेंदबाजी में अगर थोड़ा सा और सुधार कर लेंगे, गेंदबाजी थोड़ी और बेहतर कर लेंगे, तो फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा उस जगह को सीमेंट करना। मगर जिस प्लेस पर वो बल्लेबाजी करते हैं ना, वहाँ पर आपको सीमेंट करने के लिए ना कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, आपको वही 10-12 गेंदें मिलती हैं, 10-12 गेंदों में अगर या तो आप हीरो बन जाते हो या फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप वो 10-12 गेंदें हो सकता है आपको पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मिल जाए, आप वहाँ पर कुछ अच्छा कर गुजरो, उसके बाद आपको टीम से बाहर करना मुश्किल हो जाए। तो ये कुछ नसीब पे भी डिपेंड करता है, खिलाड़ी अपना काम ही कर सकता है। रिंकू सिंह अपना काम कर रहे हैं, जो काम उन्हें आता है, बाकी अपना अपना नसीब है। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तभी तो आप अपनी जगह सीमेंट कर पाओगे, तभी तो आप वैसा रेपुटेशन बना पाओगे कि आपको टीम से बाहर करने के बारे में फिर ना सोचा जाए। वो अपॉर्चुनिटीज थोड़ी नसीब से मिलती हैं, और जब मिलेंगी तो उसको इनकैश भी करना पड़ेगा। यही एक तरीका है, क्योंकि जिस प्लेस पे वो खेलते हैं उसके दावेदार वहां पर कई हैं, वहां पर ऑप्शंस आपके पास कई हैं, और इसी तरीके से जो है आगे बढ़ा जाएगा। आपको बस उन अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करना है और फिर उनको इनकैश करना है। बिल्कुल, और T20 फॉर्मेट में तो थैंक्स टू आईपीएल की जो विकल्प हैं वो सिर्फ इसी जगह पर नहीं, किसी एक पर्टिकुलर बैटिंग ऑर्डर या बॉलिंग में नहीं है, हर जगह पर इतने विकल्प हैं कि आप आराम से उस पर्टिकुलर खिलाड़ी को उस जगह से हटाकर कम से कम 3 से 4 अच्छे मजबूत विकल्प लाकर खड़े कर सकते हैं। इस वक्त मुझे नहीं लगता कुणाल, मैं अगर कोई हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं या अतिशयोक्ति बोल रहा हूं, 15 नहीं कम से कम 50 से 60 खिलाड़ियों का पूल ऐसा है कि अगर आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से 3 टीमें अच्छी बना दीजिए, आप बड़े आराम से बना देंगे, क्योंकि ये आईपीएल से हुआ है, इस तरह से निकल कर आया है। चलिए आपको बताते हैं, जो चर्चा अभी हम कर रहे थे वो अपडेट में भी दिखा देते हैं कि आखिर क्यों इन दोनों ही खिलाड़ियों की जगह पर, यानी संजू सैमसन और रिंकू सिंह, अगला अपडेट दिखा दीजिए कि जगह पर क्यों खतरा है। स्क्वाड में इनको शामिल कर लिया गया है, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाएगी ऐसा माना जा रहा है, तय नहीं है बल्कि कहना चाहिए। शुभमन गिल के आने से संजू सैमसन पर सस्पेंस आया है, क्योंकि शुभमन गिल को आते ही ये कह दिया गया कि वो ऑटोमेटिक टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, और ये उनके लिए जगह बनाई गई है, क्योंकि वो इस वक्त भारतीय क्रिकेट का
सबसे बड़ा ब्रांड है, उनमें भारतीय क्रिकेट इन्वेस्ट कर रहा है और वो इन्वेस्टमेंट इसलिए की जा रही है कि एक दशक तक वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देती रहे। टेस्ट क्रिकेट में वो रिटर्न मिलना शुरू हो गया है। अब उनको करीब करीब 1 साल के बाद जो है लाया गया है कि वो T20 फॉर्मेट में भी खेलें और वहां भी जो उनकी फॉर्म, जिस तरह से अभी कुणाल थोड़ी देर पहले संजू सैमसन की फॉर्म का जिक्र कर रहे थे, या जिस तरह से गावस्कर साहब की कोर्ट की प्ले की बात कर रहे थे, उनके बयान की बात कर रहे थे कि किस तरह से T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आपको अपनी स्किल दिखानी है। अगर अच्छी फॉर्म है तो आपको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो शुभमन गिल के ऊपर भी वही फॉर्मूला आया, उनको ले आया गया, लेकिन वहां से संजू सैमसन का जो है वो मामला थोड़ा सा डगमगाता दिखाई दे रहा है। 9 तारीख से शुरू हो रहा है एशिया कप और उसी के लिए ये सब कुछ हो भी रहा है माथापच्ची। एक बार आपको फटाफट टीम का जो पूरा का पूरा स्क्वाड है वो स्क्वाड भी दिखाते हैं, तब ये तस्वीर और साफ होगी कि आखिर 2 खिलाड़ी जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं यानी संजू सैमसन और रिंकू सिंह, उनकी यह हालत क्यों हो गई। अब हमारा सवाल जो है वो यही है कि क्या संजू और रिंकू की बनेगी इस स्क्वाड का जो प्लेइंग 11 होगा उसमें जगह। टीम आपके सामने सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जीतेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। ये स्क्वाड है कुणाल। अब मेरा प्रश्न बड़ा अलग सा है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान, उससे पहले एक यूएई से मैच भी खेलना है, 1-2 और आपको कमजोर मैचेस मिलेंगे। क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए एज अ कैप्टन सूर्या का या एज अ कोच गौतम गंभीर का? क्या ऐसा होना चाहिए कि भाई सारे प्लेयर्स को खुश रखना है, कुछ मैचेस रिंकू सिंह को भी मिल जाएं, एक आध मैच जो है वो कुलदीप यादव को भी प्लेइंग 11 में दे दिया जाए मौका, वो ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे, और या फिर जो आपका इस टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेइंग 11 है जिसके साथ आप इस टूर्नामेंट को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे, सिर्फ उस प्लेइंग 11 पर फोकस किया जाए। एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है, ना कि किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी को खुश करना या संतुष्ट करना या उसकी नाराजगी का ध्यान रखना। क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? सर अगर खुश करना होता तो कुछ नाम और होते हैं स्क्वाड के अंदर। खुश करने का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। यहाँ पर ये है कि भाई आपको 11 चुननी है, और ये जो चुने गए हैं लोग, ये इसीलिए चुने गए हैं कि भाई आपको जो है बेस्ट 11 बनानी है। अगर तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि हमें एक एक्स्ट्रा बैटर चाहिए तो रिंकू सिंह होंगे 11 के अंदर। अगर थॉट प्रोसेस ये हुआ कि भाई संजू सैमसन को हमें एडजस्ट करना है, संजू सैमसन की फॉर्म बहुत अच्छी है, उनकी फॉर्म का फायदा उठाना चाहिए, एक अच्छा बल्लेबाज अगर ओपनिंग में अच्छा कर रहा है तो वो नंबर 5 पर भी अच्छा कर सकता है। उसका माइंडसेट जो है थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, उसे कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, उसको ये नहीं करने की जरूरत है कि भाई इनसिक्योर कर दिया जाए कि भाई अभी यहां से तुम्हें हटा रहे हैं, अब नंबर 5 पर खिलाएंगे, वहां पर नहीं चले तो टीम से बाहर कर देंगे। वो उस जोन में ना आ जाए, उसको उसके साथ वो अच्छा कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। तो थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि भाई अच्छा कम्युनिकेशन हो ताकि खिलाड़ी जो है वो अपना बेस्ट दे पाए, ना कि इनसिक्योर हो पाए। और ये जो 15 चुनी गई है उसमें से आप किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अगर आप रिंकू सिंह को नहीं अगर रखोगे तो फिर आपके पास जो है गेंदबाजी में आप विकल्प ज्यादा लेके चल सकते हो। आपके पास ऑलराउंडर्स, एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को आप एडजस्ट कर सकते हो। आपके पास 7 बेसिकली गेंदबाजी के ऑप्शन हो जाएंगे। नहीं तो फिर आपको जितेश शर्मा और संजू सैमसन के बीच में टॉसअप करना पड़ेगा। तो आपके ने एक टीम ऐसी चुनी है, 15 ऐसे चुनी है जिसमें से आप काफी सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो बना सकते हो। कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट सूट करेगा, ये गौतम गंभीर या फिर कोच, टीम मैनेजमेंट जाके वहां पर पिचेस देखेगा, विरोधी टीमों को देखेगा और उस हिसाब से उतारेगा। प्लस आपने जो बात बोली कि भाई 2 मैचेस कमजोर टीम से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 4-5 मैच इन टोटल खेलने, आप अपने बेस्ट 11 खिलाओगे हर मैच के अंदर। आप ओमान से खेलोगे तो अलग और पाकिस्तान से खेलोगे तो अलग, ऐसा नहीं। उसी कॉम्बिनेशन को आप जो है कंटिन्यू रखना चाहोगे जब तक कि उसके अंदर कोई सीरियस फ्लॉ नजर ना आए। बिल्कुल, और ये अप्रोच होना भी चाहिए। आप अगर हर मैच को इस आधार पर जाएंगे कि विरोधी टीम कौन सी है, तो आपकी टीम में जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल ही नहीं बन पाएगा। कई बार ऐसा होता है कुणाल कि आप सोचते हैं कि चलो यार ये तो थोड़ी हल्की टीम है, खिला देते हैं इन खिलाड़ियों को भी जो आए हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें होता ये है कि फिर वो T20 में जिस तरह का एक माला बनती है ना, जैसे आप एक सुई से धागे के साथ उसको पिरोते हैं, उस तरह का मामला है टीम में। तो आप चाहते हैं कि टीम का वो जो... बीच में रोकूंगा, मगर इसमें पता है क्या, ये ना पहले जरूर होता था। हाँ, ठीक है, जो सौरव गांगुली के टाइम पे खिला देते हैं और ये वो, अब जो मेरे को लग रहा है टीम इंडियन टीम जो है ना वो थोड़ी और ज्यादा प्रोफेशनल हो गई। ठीक है, अब वो खिलाने वाला कॉन्सेप्ट चला गया है। अब अगर आपको खिलाना होता और खुशी करना होता तो यही सेम टीम मैनेजमेंट था जो अर्शदीप को मौका देता।
फिर वहां पर इंग्लैंड के अंदर, तो वो सब चीजें अब नहीं रह गई हैं। अब अगर कुलदीप को मतलब वो दोनों और अभिमन्यु ईश्वरन जिनके लिए तो इतना कुछ हुआ कि भाई वो क्यों ले जाए गए हैं, तो बिल्कुल ये बात सही है कि अब प्लेइंग 11 जो चुना जाता है वो मैच को जीतने के लिए, टूर्नामेंट को जीतने के लिए चुना जाता है, ना कि किसी खिलाड़ी को खुश करने के लिए या कोई मैसेज देने के लिए। चलिए खैर, एक और बड़ा टूर्नामेंट भारत की मेजबानी में शुरू हो रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो महिला क्रिकेट से जुड़ा हुआ मामला है और अक्सर हम लोग इस पर खबरें आपको दिखाते हैं ताकि वुमेन्स क्रिकेट को भी जो प्रमोशन मिलना चाहिए वो मिलता रहे। आज से टीम इंडिया का कैंप शुरू हो रहा है। 7 दिन का ये ट्रेनिंग कैंप है जो विशाखापट्टनम में है। भारतीय टीम 2 मुकाबले भी खेलेगी विशाखापट्टनम में और इसलिए इसका फायदा भी उसको होगा। 30 सितंबर को श्रीलंका भारत के बीच खेला जाएगा पहला मैच और दरअसल एक 3 मैच की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी है इस वर्ल्ड कप से पहले, वो वनडे की सीरीज है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कैंप है, ये कैंप उस वनडे सीरीज के लिए भी तैयारियां करवा रहा है क्योंकि उसकी भी प्लेयर्स इस कैंप में होंगे, यानी जो वर्ल्ड कप के टीम है उसके प्लेयर्स होंगे, उसके साथ साथ वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज होनी है उसके प्लेयर्स भी इस कैंप में होंगे और फिर ओवरऑल तैयारी जो है वो एक तरीके से वर्ल्ड कप की भी हो जाएगी। अच्छी सोच है, अच्छा प्रोफेशनल, अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया था कुणाल, प्रोफेशनल अप्रोच है कि भाई दो चीजें हैं बड़ी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज भी है, फिर वर्ल्ड कप भी है, दोनों के प्लेयर्स को कंबाइन कर देते हैं, आपस में खेलें, हफ्ते भर एक दूसरे के साथ बातचीत करें, जेल करें, तालमेल बढ़ाएं, टीम अच्छी है। खिताब उस तरीके से बड़े जो है वहां तक अभी कन्वर्ट नहीं हुए, कुछ एक हुए भी हैं, लेकिन और ज्यादा खिताब आए और ज्यादा बड़े मुकाबलों में टीम जीते, उसके लिए जो कुछ करना चाहिए शायद फॉर्मूला तो यही होता है। बिल्कुल जी, और वो मेंस पे भी अप्लाई किया जाता है, वुमेन्स पे भी अप्लाई किया जाता है। मतलब वो जेंडर न्यूट्रल हिसाब किताब जो है ना वो बीसीसीआई का हो गया है कि भाई आप पे भी उस तरीके की सेम दे रहे हो, आप वहां पर उनको डील भी उसी तरीके से कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई भेदभाव किया जा रहा है या वहां पर हल्के में लिया जा रहा है, तो यहां पर पूरी संजीदगी से लिया जा रहा है। चौथी बार जो है वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है वो भारत में हो रही है वुमेन्स वर्ल्ड कप की, और इस बार कोशिश हर बार की तरह इस बार कोशिश भी यही है कि भाई इंडियन टीम जो है वो जीते, उसके लिए देयर शुड बी नो स्टोन अनटर्न्ड। इस बार गोल्डन चांस नजर आता है, टीम अच्छी है, हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मानना है, अच्छी एक्सपीरियंस और युवा खिलाड़ियों से मिलकर एक अच्छी टीम जो है वो बनी हुई है जिसने हाल फिलहाल में कुछ अच्छी कामयाबियां हासिल की हैं, एक रुतबा जो है वो वुमेन्स क्रिकेट के अंदर अपने लिए हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रतिद्वंदी से अगर आप जीतते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई जाएगा कि भाई आपको वर्ल्ड कप से पहले और हाई कॉन्फिडेंस मिलेगा, और अगर ये वर्ल्ड कप ये वुमेन्स टीम जीत जाती है तो ये कुछ उसी तरीके का कमाल होगा जो 1983 में हुआ था, जिससे फिर मेंस क्रिकेट की दिशा बदल गई थी, उस पर राइज आया, उसके बाद जो है सिर्फ क्रिकेट ने राइज किया। ये वैसा ही मील का पत्थर साबित हो सकता है। एक WPL ने कमाल किया आपके लिए, वुमेन्स प्रीमियर लीग ने, और एक ये अगर आप वर्ल्ड कप जीतते हो अपनी देश पे तो आपको हीरोज मिलेंगे जो ऑलरेडी जाने पहचाने नाम हैं घर घर के अंदर, उनमें से आपको हीरोज मिलेंगे और प्रेरणा मिलेगी और इंस्पिरेशन मिलेगी और लड़कियां आगे आएंगी, और इसको भी एक प्रोफेशन की तरह लिया जाएगा। जिस तरीके से मेंस क्रिकेट को एक प्रोफेशन की तरह लिया जाता है, वुमेन्स क्रिकेट को भी उसी पैशन के साथ जो है फिर फॉलो किया जाएगा। बिल्कुल, और अब बात करते हैं चेतेश्वर पुजारा की, क्योंकि जैसा हम अपनी वॉल में कह रहे हैं कुणाल, जितनी तारीफ करें उतनी कम। आमतौर पर हम लोग बातचीत जो बोलचाल में इस फ्रेज को यूज करते हैं कि भाई फलां आदमी की जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। कुछ वैसी ही कहानी चेतेश्वर पुजारा की भी है, और संन्यास का ऐलान किए अब ठीक ठाक घंटे बीत चुके हैं, लेकिन लगातार सोशल मीडिया में जिस तरह से उनको लेकर लोग उनको बधाई दे रहे हैं, लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज भी इस शो पर कम से कम कुछ रिएक्शंस, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आपको बताते हैं जो बड़े खिलाड़ियों ने चेतेश्वर पुजारा के सम्मान में कहे हैं। सबसे पहले आपको तेंदुलकर का बयान दिखाते हैं, उसके बाद फिर बातचीत भी करेंगे पुजारा के उस शानदार करियर पर जो हम सब लोगों ने देखा है। पुजारा, हर बार आप खेलते हुए संयम, साहस और टेस्ट के प्रति गहरा लगाव लेकर आए। आपकी मजबूत तकनीक और दबाव में भी धैर्य भारतीय टीम के लिए स्तंभ रहा। ये कहा है जिनको हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जो है क्रिकेट का भगवान कहते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, सचिन तेंदुलकर ने पुजारा के लिए, और डिजर्व करते हैं। कुणाल, अगर आप बात करेंगे चेतेश्वर पुजारा की तारीफ जो हो रही है, जितनी भी तारीफ हो रही है वो डिजर्व करते हैं। जिस तरह की उन्होंने जिस तरह का उनका करियर रहा, जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, और जो बात सचिन कह रहे हैं ना कि दबाव में भी धैर्य, ये तो हम लोगों ने कितने मैचेस में देखा कि वो जिस समय बल्लेबाजी करने आए, भारतीय टीम मुश्किल में थी, विरोधी गेंदबाज चढ़े हुए थे, लेकिन
लेकिन वो जो टेस्ट क्रिकेट की एकदम टिपिकल परंपरागत परिभाषा है कि आप गेंदबाज को बिल्कुल मेरिट पर खेलें, आराम से समय बिताएं, गेंदबाज को अपने विकेट की कीमत समझाएं, उसको पसीना बहाने दें, उसको मेहनत करने दें, धीरे धीरे अपने रनों की रफ्तार भी बढ़ाएं। वो सब कुछ, हालांकि रफ्तार रनों की जो एक बड़ा विषय है पुजारा के ऊपर जब बात करेंगे, लेकिन अपने रनों को बढ़ाएं। हर परिभाषा पे टेस्ट क्रिकेट की चेतेश्वर पुजारा को आप सबसे अग्रणी खिलाड़ियों में पाएंगे। बिल्कुल जी, और टेस्ट क्रिकेट में सही बोला आपने भी कि भाई उनका योगदान जो है ना वो किसी मायने में कम नहीं है। बहुत लोग, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी, तो सोशल मीडिया पर बधाइयों की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर उनको आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक बोला जा रहा है। पूर्व क्रिकेटर्स उनको जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, जो रिएक्शंस दे रहे हैं, वो सब वो डिजर्व करते हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई वो उतने कंप्लीट क्रिकेटर नहीं थे जो उन्होंने 5 वनडे मैचेस खेले, और वो सब की और इशारा भी कर रहे हैं IPL में उस तरीके से नहीं कर पाए, मगर उनका ध्यान जो था वो टेस्ट क्रिकेट पर था। वो टेस्ट क्रिकेट के एक पूरे परिपक्व खिलाड़ी थे और वो उन्होंने अपने करियर के अंदर दिखाया भी। 2010 में डेब्यू किया और उसके बाद से जो दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ की जगह जो है ना, वो सेकंड दीवार कब बन गए ये पता ही नहीं चला। वो उन्होंने उस जगह को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया, और टीम इंडिया में वो जो वॉइड आया था कि राहुल द्रविड़ के बाद कौन, तो वो चेतेश्वर पुजारा ने वो वॉइड को जो है वो पूरा किया। कई बार ना एहसास नहीं होता है कि भाई किस तरीके की उन्होंने मतलब खेला है, कितना बड़ा योगदान जो है उस तरीके से रहा है, मगर आंकड़े अपने आप में बयां करते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और टेस्ट क्रिकेट को हमेशा एक पुजारा की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हमेशा उसी तरीके से पहले भी खेला जाता था, आज भी खेला जाता है और आज से दशकों बाद भी खेला जाएगा, जहां पर आपको एक पुजारा चाहिए टीम के अंदर जो कि मुसीबत के वक्त खड़ा रहे, जो कि एक छोर संभाल ले, एक छोर को पैक कर दे। वो सारा काम जो है चेतेश्वर पुजारा ने किया है। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फ्लैम्बॉयंट नेचर नहीं रहा, फ्लैम्बॉयंट खेल नहीं रहा, मगर जो ज़रूरत थी टीम की उस पर वो हमेशा खरे उतरे। एक ऐसे खिलाड़ी रहे जिनको कप्तान जिस पर हमेशा भरोसा कर सकता है, जिसका नाम लिख सकता है और भाई भरोसा कर सकता है कि अगर मुश्किल हालात हैं तो चेतेश्वर पुजारा वहाँ पर खूंटा गाड़ देंगे। वो उनसे उम्मीद जो ये की जाती रही और वो उम्मीद उन्होंने पूरी की है, इसलिए एक बड़ा ही कंप्लीट करियर रहा है। 2 साल से टीम इंडिया में जगह नहीं मिली थी, तो राइट ही मौका था कि भाई आप जो है यहाँ पर अब अपने ना करियर को विराम दें, क्योंकि इसके बाद अब इंग्लैंड दौरे में एक लास्ट चांस था कि जगह मिल सकती है, अगर मिलनी होती तो किसी तरीके से कि भाई चलो एक दौरा जो है थोड़ा, जहाँ पर उतने एक्सपीरियंस लोग नहीं है, रोहित नहीं है, विराट नहीं है, तो आप चेतेश्वर पुजारा को ले आइए और वहाँ पर वो एक दौरा जो है वो आपका निकल जाएगा, एक ट्रांजिशन फेज निकल जाएगा। मगर जब वो ट्रांजिशन फेज भी देखा कि शुभमन गिल की कैप्टेंसी के अंदर वो यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप वहाँ पर स्टिक अराउंड करो, आपको फिर संन्यास लेके आगे का सोचना चाहिए, और वो उन्होंने कर भी लिया। इंग्लैंड दौरे पर ही वो कमेंट्री करते हुए एज एन एक्सपर्ट आपको नजर आए, और उन्होंने इच्छा भी जाहिर कर दी है कि आगे भी वो खेल से इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, और बड़ा शानदार करियर रहा। और जो बात मुझे विराट कोहली का एक कोट याद आता है, जब उन्होंने कहा था कि मैं समझता हूं कि चेतेश्वर पुजारा होने का मतलब क्या होता है। चलिए 2 और खिलाड़ियों के आपको बयान दिखाते हैं बैक टू बैक, और उसके बाद एक रिएक्शन और लेंगे। अनिल कुंबले का कोट प्लेट दिखा दीजिए। आप इस खेल के महान एम्बेसडर हैं, क्रिकेट के मैदान में आपकी सभी उपलब्धियों पर हमें गर्व है। आपने टीम के लिए अपना सब कुछ दिया, आपके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। अगेन एक बड़े लेजेंड प्लेयर अनिल कुंबले वो भी समझते हैं, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिनको टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस पता है, जिनको पता है कि अगर आपको अपने नाम के साथ महान क्रिकेटर लिखवाना है तो आपको टेस्ट क्रिकेट में जाकर अपनी काबिलियत को साबित करना होगा, जो काम पुजारा ने किया। अगला बयान दिखा दीजिए। एक और बड़े दिग्गज खिलाड़ी VVS लक्ष्मण, यानी वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। पुजारा का साहस, धैर्य और संकल्प स्पष्ट दिखाई देता था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट के दौरान उन्हें जो चोट लगी वो ये दिखाता है कि वो अपनी टीम के लिए सब कुछ झोंकने वाले क्रिकेटर रहे। शाबाश पुजारा, आपको दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं। ये एक तरीके से शुभकामना संदेश VVS लक्ष्मण अनिल कुंबले की तरफ से। और जो बात हम लोग कर रहे थे भी थोड़ी देर पहले कुणाल की, टेस्ट क्रिकेट को पुजारा जैसे खिलाड़ियों की जरूरत रहेगी, अभी ही नहीं आगे भी रहेगी। भले मर्जी आप बेसबॉल क्रिकेट खेल लीजिए, भले मर्जी आप वो एक मतलब 70-80 की स्ट्राइक रेट से टेस्ट में बल्लेबाजी कर लीजिए, लेकिन जब मुश्किल परिस्थितियों में एक बल्लेबाज आपको चाहिए होता है जो क्रीज पर खड़ा हो जाए, और अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं जिसको फ्रंट फुट डिफेंस करना आता हो, वरना फ्रंट फुट डिफेंस अब क्रिकेट की परिभाषा में, बल्लेबाजों की परिभाषा में खत्म सा होता जा रहा है। आपको क्लासिक इनिंग एक बल्लेबाज की देखनी है। आप चेतेश्वर पुजारा को देखेंगे, आप उनकी पारियों को देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका
में, इंग्लैंड में जो उन्होंने पारियां खेली वो आप देखेंगे। रियल ब्रांड एम्बेसडर, और इसीलिए शायद मतलब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि पुजारा के करियर को लेकर इस पर बहुत बहस हो सकती है कि वो स्ट्राइक उस तरीके से रोटेट नहीं करते थे, उस तरह से वो रन्स नहीं बनाते थे, लेकिन फिर बात आती है कि टेस्ट क्रिकेट की जो खासियत है, टेस्ट क्रिकेट की जो जरूरत है, वहां पर वो उन बल्लेबाजों में से चंद बल्लेबाजों में थे। वर्ल्ड क्रिकेट में आज की तारीख में मेरे ख्याल से आधा दर्जन से ज्यादा बल्लेबाज नहीं होंगे जो स्पेशलिस्ट आपको कह सकते हो कि आप टेस्ट बल्लेबाज है। पुजारा में वो सब कुछ था, वो तकनीक था, वो टेम्परामेंट था, वो धैर्य था, वो स्टाइल था, वो इसलिए भी शायद ये सारे दिग्गज उनके लिए मतलब विशेष देने के साथ साथ उनके कंट्रीब्यूशन को समझ रहे हैं, उसको तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल जी। और एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूं, उसी से क्लियर हो जाएगा कि चेतेश्वर पुजारा ने, अगर हम औसतन बात करें पर इनिंग्स, तो 124 मिनट जो है वो क्रीज पर बिताए। अगर आप औसतन बात करें जितना उन्होंने खेला, उसमें से अगर हम एवरेज निकालें तो वो जब भी खेलने आते थे वो 124 मिनट बिताते थे। राहुल द्रविड़ ने 154 मिनट और सचिन तेंदुलकर ने 125 मिनट। तो अगर वो उस श्रेणी में है तो फिर इसके बाद कुछ कहने की बचता नहीं है। और जहां तक बात रही रन स्कोर करने की, तो ये आंकड़ा है कि नियरली 30% ऑफ टीम इंडियाज रन वर स्कोर्ड व्हेन ही वाज एट द क्रीज। जब वो क्रीज पर थे तो 30% रन जो है इंडियन टीम ने जब उन्होंने खेला जिस कार्यकाल में, उसमें 30% रन इंडियन टीम के तब बने जब वो क्रीज पर थे, क्योंकि आप क्रीज पर रहोगे तो रन बनेंगे, अगर आप आउट होके चले जाओगे तो फिर रन नहीं बनेंगे। और कई जगहों पे क्या होता है ना, आपको ठीक है, जैसे अब थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट का मिजाज बदल रहा है कि आपको तेजी से रन बनाने होते हैं। इंग्लैंड ने वो शुरू किया है, बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। इंडियन टीम भी बड़े इंटेंट से खेलती है, अब सब टीमें चाहती हैं कि भाई इंटेंट से खेलें, तेजी से रन बनाए। मगर जब आप इंडियन कंडीशंस में खेलते हो, जब आप पाकिस्तान में खेलते हो, इंडिया में खेलते हो, श्रीलंका में खेलते हो, तो ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। वहां पर पिचेस उस कंडीशन की होती है कि भाई आपको खूंटे गाड़ने पड़ते हैं। अगर आप इंटेंट दिखाने की कोशिश करोगे तो वही तो गेंदबाज चाह रहा है आपसे कि आप इंटेंट दिखाओ और स्पिनर को अपना विकेट देके चलते बनो। और यही इंग्लैंड के साथ होता है, जो भी टीम यहां पर खेलती है। तो आपको इन कंडीशंस में, जहां जो हमारी कंडीशंस है, वहां पर आपको चेतेश्वर पुजारा चाहिए टीम के अंदर, जो खड़ा रहे, जो जल्दबाजी में ना हो, जिसको वेटिंग गेम खेलना आता हो। टेस्ट क्रिकेट में समय बिताना एक स्किल होती है, वो स्किल चेतेश्वर पुजारा को आती थी, बिल्कुल आती थी। और इसीलिए वो सम्मान, वो अप्रिसिएशन आज हर तरफ से उनके लिए आया है, क्रिकेट के हर क्वार्टर से आया है। और जो महान खिलाड़ियों ने उनके लिए कहा वो हमने आपको बताया, दिखाया भी। मुझे द्रविड़ का ऐसे ही याद है कुणाल, जब उन्होंने मतलब हालांकि उनको भी कोई लास्ट मैच नहीं मिला था, एक ईमेल के जरिए उन्होंने अपना संन्यास का ऐलान किया था, लेकिन इतना क्रेज था कि मैं दिल्ली से बैंगलोर सिर्फ उनके रिटायरमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था। और मुझे याद है एक बार 2004 में जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था क्रिकेट कवर करने, और आप याद करिए 2004 की टीम, मतलब युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, बड़े बड़े नाम। तो मेरे एक रिलेटिव ने फोन करके मुझसे कहा, रिलेटिव ने क्या, मेरे घर के एक छोटे बच्चे ने कहा जो उम्र में बहुत छोटा था, कि चाचा आप और किसी के साथ फोटो खिंचवाना चाहे नहीं खिंचवाना, राहुल द्रविड़ के साथ फोटो खिंचवाना। तो ये जो लोगों को लगता है ना कि शायद कम उम्र के लड़कों में या उस तरह के लोगों में, युवा लोगों में ये खिलाड़ी थोड़े बोरिंग थे या बहुत ज्यादा टुक टुक करने वाले थे, ऐसा नहीं है। इनकी जो पहचान थी, इनकी जो रीच थी, वो हर उस जगह पर थी जहां पर क्रिकेट को लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो एक चमकता दमकता करियर रहा। हमारी तरफ से भी, हमारी स्पोर्ट्स 9 की टीम की तरफ से भी चेतेश्वर पुजारा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर गर्व के जो लम्हे हमको दिए। बहरहाल शो को रैप अप करें उससे पहले हमेशा की तरह गुजारिश यही करेंगे कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप इस शो पर हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।